सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। हमेशा की भांति एक बार पुनः हम लेकर आ गए हैं डॉक्टर अंबेडकर संदेश का मतलब होता है बाबा साहब के भाषण या बाबा साहब के शानदार लेख का। डॉक्टर अंबेडकर संदेश नियमित सुबह 5 बजे हम लाते हैं आवाज का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के माध्यम से। मुझे पूरा भरोसा है कि आपने यूट्यूब चैनल आवाज का ऑफिशियल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया होगा। सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश बेहद क्रांतिकारी होने वाला है, क्योंकि जिस डॉक्टर अंबेडकर संदेश अर्थात बाबा साहब के जिस भाषण का हम सभी को बेसब्री से इंतजार था, वो भाषण आज लेकर हम उपस्थित हो चुके हैं। गोलमेज सम्मेलन, जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन में बाबा साहब ने स्पीच दिया, जिसने अस्पृश्यों की, दलितों की भारत के अंदर तस्वीर और तकदीर बदल दी, ऐसे स्पीच को लेकर हम उपस्थित हो चुके हैं। सम्मानित साथियों, आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश यदि आपने अंत तक नहीं सुना, बाबा साहब के हुबहू भाषण को आपने अंत तक नहीं सुना, तो हम ये बात 100% मान लेंगे कि आप डॉक्टर अंबेडकर मिशन में कोई विशेष रुचि नहीं रखते हैं। कि इस डॉक्टर अंबेडकर संदेश में हम एक नया प्रयोग करने जा रहे हैं। नया प्रयोग ये है कि हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि इस डॉक्टर अंबेडकर संदेश को आपने अंत तक बाज किया अथवा नहीं। डॉक्टर अंबेडकर मिशन को आप चलाना नहीं चाहते, बल्कि दिखावा करना चाहते हैं। इसमें किसी तरह का संदेह नहीं है कि यदि वास्तव में आपको डॉक्टर अंबेडकर मिशन समझना हो, वास्तव में आपको समझना है कि कैसे डॉक्टर अंबेडकर मिशन को चलाना है, बाबा साहब की कौन सी दिशा है आंदोलन की, जिसकी वजह से बाबा साहब ने दलितों अस्पृश्यों का उद्धार कर दिया। मेरे साथियों, ऐसा स्पीच लेकर हम उपस्थित हैं। और निश्चित रूप से यदि आप सच्चे अंबेडकरवादी हैं तो आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश को पूरा बाज कीजिएगा। आपसे निवेदन भी मेरा यही है। आइए देखते हैं आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश, जो कि प्रसारित किया जा रहा है स्थान बुद्ध बोधिसत्व अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर, BBIC, सारनाथ, वाराणसी, राज्य उत्तर प्रदेश, देश भारत के सौजन्य से। विषय है, जब तक इस देश में अंग्रेज सरकार है, हमारे हाथ में सत्ता आना संभव नहीं है। इतनी बड़ी बात बाबा साहब ने गोलमेज सम्मेलन में, प्रथम गोलमेज सम्मेलन में अंग्रेजों के समक्ष इस बात को कह दिया। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 38 से पेज नंबर 228 से 232 तक का ये स्पीच बाबा साहब का प्रथम भाग के रूप में लेकर हम उपस्थित हो चुके हैं। द्वितीय भाग कल के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में हम लेकर जरूर आएंगे और इस तरह से पूरा स्पीच आप तक पहुंचाने की हमारी सार्थक कोशिश है। सम्मानित साथियों, पहला गोलमेज सम्मेलन 1930 में लंदन में आयोजित किया गया था। आज के इस डॉक्टर अंबेडकर संदेश में हम एक नया प्रयोग करने जा रहे हैं। नया प्रयोग ये है कि हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि इस डॉक्टर अंबेडकर संदेश को आपने अंत तक बाज किया अथवा नहीं। इसके लिए हम पूरे डॉक्टर अंबेडकर संदेश में कहीं पर एक प्रश्न पूछेंगे, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में लिखना होगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं। 1930 में लंदन में आयोजित किया गया था प्रथम गोलमेज सम्मेलन। इस परिषद के लिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को आमंत्रित किया गया था। 20 नवंबर 1930 के दिन इस पहले सम्मेलन में, पहले गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर द्वारा किया गया पहला भाषण कई मायनों में क्रांतिकारी साबित हुआ। इंग्लैंड के अखबारों ने उनके भाषण पर विशेष गौर किया। डॉक्टर अंबेडकर ने अपने भाषण में कहा, अध्यक्ष महोदय, मैं और मेरे सहयोगी राव बहादुर श्रीनिवासन दलित वर्ग के प्रतिनिधि के रूप में यहाँ उपस्थित हुए हैं। भारतीय संविधान के नवीनीकरण के बारे में सोचते हुए यहाँ सिद्धांतता मैं दलित वर्ग का दृष्टिकोण ध्यान में रखते हुए बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। इस वर्ग का प्रतिनिधित्व करना मेरे और मेरे सहयोगी के लिए सम्मान की बात है। यह दृष्टिकोण 4 करोड़ 30 लाख लोगों का अथवा अंग्रेजों के शासन वाले भारत के 1/5 लोगों का नजरिया है। ये दलित लोगों का वर्ग है और मुसलमानों के वर्ग से वह स्पष्ट रूप से अलग वर्ग है। हिंदू समाज के साथ उसे जोड़कर भले ही देखा जाता हो, लेकिन किसी भी मायने में वो उस समाज का अभिन्न अंग नहीं है। दलित वर्ग का अलग अस्तित्व है। बाबा साहब स्पष्ट तौर पर कहते हैं कि दलित वर्ग का हिंदुओं से अलग अस्तित्व है। इतना ही नहीं तो हिंदुओं ने द्वेष भावना के कारण उनका एक अलग सामाजिक दर्जा
तय किया हुआ है, जो हिंदू समाज की किसी भी अन्य जाति से बिल्कुल अलग है। हिंदू धर्म में ऐसी भी प्रथाएं हैं जिन्हें द्वयम या निचला दर्जा प्राप्त है, परंतु दलित वर्ग का दर्जा सबसे अलग है। उसे भूदास और गुलाम के बीच का दर्जा प्राप्त है। भूदास और गुलामों पर स्पर्श की पाबंदी नहीं लगाई गई है, यानी कि गुलामों को और भूदास ये लोग किसी को भी स्पर्श कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, लेकिन भारत के जो दलित वर्ग है वो किसी को स्पर्श नहीं कर सकता, यानी कि अस्पृश्यता यहाँ पर चरम सीमा पर है। किंतु दलितों के स्पर्श पर पाबंदियां हैं, इसलिए गुलाम और भूदासों से भी दलितों की स्थिति बेहद चिंताजनक है। इस कारण कुछ जातियां अगर कोई भयंकर बात हुई हो तो वह ये कि उन पर गुलामी लाद दी गई, उनके मानवीय क्रियाकलापों पर सीमाएं तान दी गई। ऐसा नहीं कि केवल उनके सार्वजनिक जीवन पर ही अस्पृश्यता के इस ठप्पे का असर होता है, समानता के मौके मिलने से भी उन्हें वंचित किया जाता है और मानव का अस्तित्व ही जिस पर आधारित है उन मूलभूत नागरिक अधिकारों से भी उन्हें वंचित किया गया। इंग्लैंड या फ्रांस की संपूर्ण जनसंख्या जितनी जिस वर्ग की जनसंख्या है, वे जीवन कला में इतने संकटों विघ्नों से घिरे हैं कि परिणामतः मुझे यकीन है कि राजनीतिक समस्या को हल करने के सही रास्ते तक जाएगा ही। मुझे उम्मीद है कि इस प्रश्न को जितनी जल्दी हो सके हल करने की जिम्मेदारी ये परिषद स्वीकारेगी। जहाँ तक संभव हो सके मैं इस समस्या को संक्षेप में प्रस्तुत करने की कोशिश करूँगा। मैं बस ये बताना चाहता हूँ कि जितनी जल्दी हो सके भारत में प्रचलित नौकरशाही को रद्द कर लोगों के द्वारा और लोगों के लिए चलाई जाने वाली सरकार की स्थापना की जाए। सामान्य साथियों, हम आपको बता दें, भारत के अंदर लोकतंत्र प्रस्थापित करने का उद्घोष करने वाले अगर कोई भी देश के अंदर कोई भी लीडर हुए तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हुए। इस बात में किसी तरह का कोई संदेह किसी को भी नहीं होना चाहिए। लोकतंत्र की मांग की बाबा साहब ने गोलमेज सम्मेलन में। मुझे यकीन है कि दलित वर्ग के दृष्टिकोण से मेरे इस विधान के बारे में कुछ लोगों को अचरज महसूस होगा, क्योंकि दलित वर्ग को ब्रिटिश शासकों के साथ जोड़ने वाला धागा बिल्कुल अलग किस्म का है। धर्मांध हिंदुओं ने पीढ़ी दर पीढ़ी दलितों पर जो अन्याय किए, उनका जो दमन किया, उनसे आंशिक छुटकारा दिलाने हेतु मुक्तिदाता के रूप में उन्होंने अंग्रेजों का स्वागत ही किया है। हिंदू, मुसलमान और सिखों के खिलाफ होकर अंग्रेजों के पक्ष में लड़कर उन्होंने भारत का साम्राज्य उन्हें प्राप्त करवा दिया। इसके बदले में दलितों के विश्वस्त के रूप में भूमिका निभाने का वचन भी अंग्रेजों ने दिया था। बाबा साहब ने अंग्रेजों को उनका दिया हुआ वचन याद दिलाया। सम्मानित साथियों, इस तरह दोनों के बीच जो घनिष्ठ संबंध था, उसकी पृष्ठभूमि पर दलितों के मन में जो ये परिवर्तन आया, वह ये लक्षणीय बदलाव की तरह संकेत कर रहा है। इस महापरिवर्तन के कारणों को ढूंढना मुश्किल नहीं है, केवल बहुमत के हाथों अपना भविष्य सौंप देना है। इस इच्छा के कारण हमने ये निर्णय नहीं लिया है। आप जानते ही हैं कि भारत का बहुमत और मैं जिस अल्पमत का प्रतिनिधि हूँ, उनमें कभी बेहतर रिश्ते नहीं रहे। हमने अपना निर्णय अलग से लिया है। हम जिन हालात में फंसे हैं, उनके संदर्भ में वर्तमान सरकार को हमने जांचा परखा है और अच्छी सरकार के लिए जो आवश्यक होते हैं वो मूल तत्व इस सरकार में नहीं है, ये हमने पाया है। आज के हालात और ब्रिटिश राज से पहले का भारतीय समाज की आपस में तुलना करें तो पता चलता है कि पुराने समाज में हमारे हिस्से जो दुर्भाग्यपूर्ण हालात आए थे, उनसे निकल कर आगे की ओर बढ़ने के बजाय हम बस काल क्रमण कर रहे हैं। ब्रिटिशों के आने से पहले अस्पृश्यता के कारण हम अत्यंत घिनौने हालात में दिन बिता रहे थे। ये हालात दूर करने के लिए अंग्रेज सरकार ने क्या कुछ किया है। अंग्रेजों के आने से पहले हमें गांव के कुएं पर पानी भरने के लिए पाबंदी थी। कुओं पर पानी भरने का अधिकार क्या अंग्रेज शासन ने हमें दिलाया? अंग्रेजों के आने से पहले हम मंदिरों में प्रवेश नहीं कर सकते थे, क्या अब हम मंदिरों में जा सकते हैं? अंग्रेजों के आने से पहले पुलिस में हमारी भर्ती की इजाज़त नहीं थी, उस पर लगी पाबंदी लगी हुई थी। क्या अब अंग्रेज सरकार ने हमें पुलिस में प्रवेश दिला दिया है? अंग्रेजों के आने से पहले हमें सेना में प्रवेश नहीं दिया जाता था। क्या ये सरकार हमें सेना में नौकरी करने की इजाज़त देती है? क्या आज ये क्षेत्र हमारे लिए खुला है? इनमें से किसी भी सवाल का जवाब
हम हाँ में जवाब नहीं दे सकते। इतने लंबे अरसे तक जिन्होंने सत्ता शासन चलाया वो केवल इसलिए कि वे अंग्रेज थे। मैं बड़ी खुशी से बात मानता हूं कि उन्होंने हमारे लिए कुछ अच्छे काम भी किए हैं, लेकिन हमारे हालात में उन्होंने कोई बुनियादी बदलाव नहीं किया। समाज की जो व्यवस्था थी उसी को उन्होंने सुरक्षा प्रदान की। एक चीनी दर्जी को नमूने के तौर पर एक पुराना कोट दिया गया था। बाबा साहब एक कहानी सुनाते हैं चाइना दर्जी का। कहते उसको पुराना कोट दिया गया था जिसमें कुछ सिलवटें थीं और छेद पड़े हुए थे। चाइना दर्जी ने उसने हूबहू नया कोट बनवाते हुए उस पर ठीक जगह पर सिलवटें और छेद भी बना डाले। ठीक इसी तरह का ब्रिटिश सरकार का इस बारे में कार्य रहा है। ब्रिटिशों ने 150 साल 150 वर्ष सालों तक इस देश पर राज किया, किंतु हमारे दुख खुले जख्मों की तरह वैसे के वैसे ही रहे। उनका कोई इलाज नहीं किया गया। अंग्रेजों ने हमारे प्रति सहानुभूति व्यक्त नहीं की या वे हमारी स्थितियों के बारे में उदासीन रहे। इस कारण हम उन्हें दोष दे रहे हैं, ऐसा नहीं है। हमने पाया कि हमारी समस्याओं का तोड़ निकालने में वे पूरी तरह अकार्यक्षम है। सिर्फ उदासीनता की समस्या होती तो हम कह सकते थे कि वह तात्कालिक हो सकती है, उसके कारण फिर हमारी राय में कोई गंभीर बदलाव नहीं आते। लेकिन हालात का गहराई से विश्लेषण करने के बाद ऐसा प्रतीत होता है कि ये केवल उदासीनता का मामला नहीं है। अपने कर्तव्य को ना जान पाने की अकार्यक्षमता के कारण ही ऐसा हुआ है। दलित वर्ग को लगता है कि भारत की अंग्रेज सरकार पर दो गंभीर तरह के बंधन हैं। बाबा साहब ने एहसास करा दिया अंग्रेजों को कि आखिर वो क्यों दलितों के हित में काम नहीं कर पा रहे हैं, अस्पृश्यों के हित में काम नहीं कर पा रहे हैं। और पहले जैसे जख्म थे अस्पृश्यों पर, अभी भी वो जख्म वैसे ही है। आखिर क्यों? बाबा साहब कहते हैं पहले बंधन का स्वरूप अंतस्थ है और जो लोग अधिकार के पदों पर हैं उनकी भूमिका, उनके हित संबंध और उनकी प्रेरणाओं के कारण ये बंधन निर्माण हुए हैं। अंग्रेज सरकार हमारे मसले को सुलझाने में हमारी मदद नहीं कर सकती, इसलिए नहीं कि बल्कि वे अगर मदद करते हैं तो उनके कृत्य, उनकी भूमिका, उनके हित संबंध और उनकी प्रेरणाओं के साथ मेल नहीं खाते, इसलिए वे हमारी मदद नहीं कर सकते। अगर इस तरह कोई उपाय किया तो उसके लिए हिंदू समाज की ओर से तीव्र विरोध होगा। इस बात की आशंका भी उन्हें उपाय करने से रोकता है। भारतीय समाज के मर्म स्थान पर वार करने वाले दोषों को खत्म करना जरूरी है। ये बात अंग्रेज सरकार जान गई है। इन्हीं दोषों की वजह से दलित वर्ग का जीवन हजारों सालों से सड़ता है। ये भी जानते हैं, अंग्रेज सरकार को इस बात का एहसास है कि भारत के जमींदार बहुजन समाज को बेरहमी से निचोड़ते रहे हैं। पूंजीपति भी मजदूर वर्ग को जीने लायक मजदूरी नहीं देते और न काम पर सहूलियतें उपलब्ध करा पाते हैं। लेकिन इनमें से किसी भी कुव्यवस्था, रीति रिवाजों के बारे में कुछ करने की पहल सरकार ने नहीं की। ये बड़े दुख की बात है। सरकार क्यों नहीं कुछ करती? जो करना चाहे वो करने के लिए क्या उनके पास कोई कानूनी अधिकार नहीं है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। सामाजिक और आर्थिक जीवन के प्रचलित ढर्रे को उन्होंने केवल इसलिए छोड़ना, उसे धक्का लगाना, उसमें बदलाव करना उचित नहीं समझा क्योंकि उन्हें डर था कि हित संबंधी वर्ग द्वारा इसका तीव्र विरोध किया जाएगा। ऐसी सरकार से किसका और क्या कल्याण होगा? इन दो बातों से अपाहिज सरकार, यहाँ कितना बड़ा शब्द यूज करते हैं बाबा साहब। अंग्रेजों के समक्ष उनकी ही पोल खोलने वाला ये भाषण बाबा साहब का आप सुन रहे हैं मेरे साथियों, बाबा साहब के ही शब्दों में। इन दो बातों से अपाहिज सरकार से बस यही उम्मीद की जा सकती है कि भारत की सामाजिक स्थितियां पहले जैसी ही बनी रहें। हम ऐसी सरकार चाहते हैं जिसके सत्ताधारी देश के सर्वोच्च हित के बारे में प्रतिबद्ध हों। प्रचलित सामाजिक और आर्थिक रीति रिवाजों में सुधार लाने की कोशिश की जाए तो लोगों में आज्ञा पालन की प्रवृत्ति कब नष्ट होगी और कब विद्रोह करने की प्रवृत्ति जोर मारेगी, इन दो बातों के बीच की सीमा रेखा को भांपने वाली और निडरता से सुधारों को लागू करने वाली सरकार हम चाहते हैं, क्योंकि ऐसी ही जगह न्यायप्रियता और उपयुक्तता की परख होती है। अंग्रेज सरकार कभी भी इन कर्तव्यों को निभाने की कसौटी पर खरी नहीं उतर सकती। ये कार्य सिर्फ लोगों द्वारा और लोगों के लिए चलाई जाने वाली सरकार के जरिए ही हो सकता है। दलित वर्ग द्वारा अपने दृष्टिकोण से उपस्थित किए गए कुछ सवाल और उनके संभाव्य जवाब इस प्रकार हैं। इसलिए हम ऐसे नतीजों पर आ पहुंचे हैं कि हमारी आज की विशिष्ट संकटपूर्ण
स्थिति में बदलाव लाने की सोच से आपके उद्देश्य अच्छे हो सकते हैं, लेकिन आज की नौकरशाही भारत सरकार पूरी तरह सामर्थ्यहीन है। हमारे दुख दूर करने का सामर्थ्य किसी में नहीं है, इसका हमें यकीन हो चुका है। केवल हम ही अपने दुख दूर कर सकते हैं। बहुत बड़ी बात, बहुत मोटिवेशनल सेंटेंस। इस सेंटेंस को हमें निश्चित रूप से नोट करके रखना चाहिए। बाबा साहब कहते हैं कि केवल हम ही अपने दुख को दूर कर सकते हैं, और जब तक हमारे हाथ में राजनीतिक सत्ता नहीं आती तब तक हम अपने दुखों को समाप्त नहीं कर सकते। इस कोटेशन को मेरे साथियों दिलो दिमाग में रखना होगा। बाबा साहब कहते हैं कि हम अपने दुखों को दूर कर सकते हैं, हम स्वयं ही। लेकिन कैसे? जब राजनीतिक सत्ता हमारे हाथ में होगी। जब जब इलेक्शन देश के अंदर होते हैं, प्रदेश के अंदर होते हैं, या छोटे लेवल पर इलेक्शन होते हैं, तो उस समय क्या हमें इस बात को ध्यान नहीं रखना चाहिए कि राजनीतिक सत्ता हमारी हो, राजनीतिक सत्ता ऐसी हो जो बाबा साहब के पद चिन्हों पर चलने वाली हो। निश्चित रूप से हमें इस बात की दरकार है कि राजनीतिक सत्ता भारत के अंदर हमारी अपनी होनी चाहिए, और निश्चित रूप से हमें इस पर ध्यान रखना होगा। अंग्रेज सरकार जब तक इस देश में है तब तक राजनीतिक सत्ता का बूंद भी हमारे हाथ में नहीं आ सकता। केवल स्वराज्य के संविधान के द्वारा ही राजनीतिक सत्ता हमारे हाथ में आने की संभावनाओं का निर्माण संभव है। इसके अलावा हमारे लोगों की मुक्ति किसी और रास्ते संभव नहीं लगती। अध्यक्ष महोदय, एक और बात की ओर मैं आपका विशेष ध्यान दिलाना चाहता हूँ। दलित वर्ग का नजरिया आपके सामने स्पष्ट करते हुए मैंने अब तक कभी स्वयं सत्तात्मक दर्जे का राज्य ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं किया है। इस शब्द का जो अर्थ न जानने की वजह से या भारत को सत्तात्मक राज्य का दर्जा प्राप्त होने के लिए दलितों का विरोध है, इसलिए मैं इस शब्द के प्रयोग करने से बचता रहा हूं। ऐसी बात नहीं है। इस शब्द का प्रयोग मैं केवल इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि इस शब्द के जरिए दलित वर्ग की भूमिका पूरी तरह स्पष्ट नहीं हो पाती है। दलित वर्ग के लिए सुरक्षा का प्रबंध वाले स्वसत्तात्मक दर्जे का राज्य दलित भी चाहते हैं। हालांकि वे मुख्य रूप से एक मुद्दे पर जोर देना चाहते हैं। वे जानना चाहते हैं कि स्वसत्तात्मक दर्जे वाले भारत सरकार का कामकाज किन तत्वों के आधार से चलने वाला है। राजनीतिक सत्ता का केंद्र कहाँ होगा, वह किसके हाथ में रहेगा, क्या दलित भी उसका वारिस होगा। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए आवश्यक नए संविधान की राजनीतिक व्यवस्था जब तक हाथ में नहीं होती, जब तक दलितों को संदेह है कि उन्हें राजनीतिक सत्ता का अल्पांश भी नहीं मिलेगा। इस व्यवस्था निर्माण करते हुए भारतीय सामाजिक और राजनीतिक कुछ कठोर सत्यों को अनदेखा नहीं किया जा सकता। भारतीय समाज विभिन्न जातियों के श्रेणियों से बना हुआ है। इस समाज रचना में एक व्यवस्था पनपी है जिसके तहत बढ़ती श्रेणी के आधार पर सम्मान और उतरती श्रेणी के आधार पर अपमान की जातिगत श्रेणी भी निर्माण हुई है। समता और बंधुभाव जनतंत्र प्रशासन के अत्यावश्यक अंग होते हैं जिन्हें पनपने का अवसर ये समाज रचना कतई नहीं देती। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें ये बात भी मान ही लेनी चाहिए कि बुद्धिमान प्रबुद्ध वर्ग को भारतीय समाज में बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। लेकिन ये वर्ग केवल श्रेष्ठ श्रेणियों से ही बना है। ये वर्ग भले ही देश के बारे में बोल रहा हो और राजनीतिक आंदोलन का नेतृत्व कर रहा हो, किंतु जिन जातियों में वह पैदा हुआ उन जातियों के बारे में संकीर्ण दृष्टिकोण को उसने नहीं त्यागा है। दूसरे शब्दों में कहना हो तो समाज की मानसिकता और राजनीति की बनावट में आपसी संबंध होना चाहिए। और दलितों का आग्रह है कि उस व्यवस्था को चाहिए कि वह सामाजिक मानसिकता के बारे में गौर करें। ऐसा ना हो तो आप जो योजना बनाएंगे वह केवल अग्र केंद्रित होने के कारण जिस समाज के लिए वह तैयार की जाएगी उसे ही अयोग्य साबित होगी। इस तरह से आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश यहाँ पे समाप्त हुआ। मेरे सम्मानित साथियों, ये बाबा साहब का अभी भाषण गोलमेज सम्मेलन का अधूरा है। इसको पूरा करने के लिए चूंकि बाबा साहब का स्पीच ये लंबा है, इसलिए दूसरे भाग में लेकर हम कल उपस्थित होंगे, ससमय उपस्थित होंगे। सुबह 5 बजे आप इस वीडियो को भी देख लेंगे, क्योंकि अगर आपने इतना ही स्पीच पहला ही भाग अगर देखा, दूसरा भाग आप देखने से बचे तो संपूर्ण जो सारांश है वो नहीं मिल पाएगा। डॉक्टर अम्बेडकर संदेश के प्रारंभ में हमने कहा था कि एक प्रश्न हम पूछेंगे, तो प्रश्न हमारा यही है कि बाबा साहब भारत की तरफ से दलितों का नेतृत्व करने गए थे गोलमेज सम्मेलन में। बाबा साहब के साथ सहयोगी के रूप में कौन गया था, उसका नाम आपको बताना है और इस नाम को आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। हम समझ जाएंगे कि डॉक्टर अंबेडकर संदेश आपने अंत तक सुना है।
हम आपको बता दें, बाबा साहब की एक अधूरी इच्छा वैचारिकी सेंटर बनाने की है, जिस पर इस समय अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन आवाजका के द्वारा निर्माणाधीन इस तरह का वैचारिकी सेंटर है। बाबा साहब की इच्छा के अनुरूप ही ये निर्माणाधीन है। यदि आप भी चाहते हैं कि इस तरह का वैचारिकी सेंटर हो, बाबा साहब चाहते थे कि जो देश के अंदर जो शोषण, अत्याचार, अस्पृश्य दलितों पर हो रहा है, उस बारे में बुद्धिजीवी लोग एक जगह एकत्र हों, एक ऐसा स्थान होना चाहिए, हॉल होना चाहिए। इस तरह की चीज़ों पर, वैचारिकी सेंटर पर विशेष बल बाबा साहब ने दिया था। ऐसे में यदि आप भी चाहते हैं कि ऐसा वैचारिकी सेंटर शीघ्र ही बनकर तैयार हो, तो आपसे निवेदन है कि आप भी अपना अमूल्य धनदान इस अकाउंट नंबर IFSC कोड पर करने का कष्ट करें। इसी आह्वान के साथ हम आपको बता दें, आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश नियमित जिस तरह से डॉक्टर अंबेडकर संदेश आपको मिलता है, इन डॉक्टर अंबेडकर संदेश का जो आप तक पहुंचाने की कोशिश हमने की है, सफल कोशिश की है, उसके प्रेरणा स्रोत है मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय महासचिव आवाजका नई दिल्ली। और साथ ही साथ इस डॉक्टर अंबेडकर संदेश के संकलनकर्ता के रूप में परम आदरणीय विजय कुमार बौद्ध जी, प्रांतीय कोषाध्यक्ष आवाजका बिहार। आपका साधुवाद व्यक्त करते हुए आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश समाप्त करने से पहले हम आपको बता दें, प्रस्तुतकर्ता के रूप में मैं स्वयं सर्वजीत आर्य, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष आवाजका नई दिल्ली। पुनः मिलेंगे नए डॉक्टर अंबेडकर संदेश में, लेकिन एक निवेदन आपसे पुनः है कि इस डॉक्टर अंबेडकर संदेश को यदि आपको अच्छा लगा है, ये आपको लगता है कि बाबा साहब के द्वारा किए गए गोलमेज सम्मेलन में दिए गए स्पीच को जन जन तक पहुंचना चाहिए, जन जन तक को इसकी जानकारी होनी चाहिए, तो आप हर उस व्यक्ति तक पहुंचाने का कोशिश कीजिए जिसने बाबा साहब के संवैधानिक अधिकारों की बदौलत समृद्धि हासिल की है, सम्मान पाया है, स्वाभिमान पाया है। इसलिए आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को जन जन तक शेयर कीजिएगा। इसी निवेदन के साथ पुनः मिलेंगे नए डॉक्टर अंबेडकर संदेश में। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय। जय।